हम जानेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं और मेरे जो को होस्ट हैं वो अभी नहीं है और मैंने सुना है कि वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज में ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद उनकी भी बात करेंगे, ज़रा उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, माहिर मईशत हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस नई कीमत के बाद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ और आपकी ज़िंदगी कैसे मुतासिर हो रही है नई कीमत से? So Aisha, I mean certainly for all Pakistanis this is a difficult day. I mean एक दिन में रात की रात में बहुत कुछ जो है वो तब्दील हो गया है। मतलब 50% जब कॉस्ट चेंज होती है पेट्रोल और डीजल की, तो ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके घर की आज सुबह राइज कर गई है, आपकी जो फूड है इन्फ्लेशन है वो एक्सेलरेट होगी, आपकी जो इनकम की बाइंग पावर है वो टूट जाएगी और ओवरऑल जो डिमांड है मुल्क की वो कम हो जाएगी। मैंने डे 2 ऑफ द वॉर पे कहा था कि जो इकोनॉमीज इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, जैसे आप राइटली कह रही थी, उनके पास एक ही कंट्रोल था और वो था डिमांड साइड। अच्छा, आई एम गोइंग टू गिव यू अ फिगर, और ये अनकंफर्टेबल फिगर जो है ये अगर हम डे 2 से मार्च में लेके चलते, पाकिस्तान की में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, MS पेट्रोल, HSD, कैरोसिन सब मिलाकर 19% बढ़ गई थी ओवर लास्ट ईयर। हमने ये सोचा ही नहीं और कम्युनिकेट ही नहीं किया टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि 1973 के बाद सबसे बड़ा ऑयल का सप्लाई एंड प्राइस शॉक जो है वो दुनिया को हिट हुआ है। आपको अपनी डिमांड साइड मैनेजमेंट करनी चाहिए और अपना तर्ज जिंदगी बदल देना चाहिए। 55 रुपए, और ये मैंने कल लिखा भी है इस पे, इज नॉट इनफ, वॉज नॉट इनफ टू चेंज दिस बिहेवियर। इसका मतलब ये था कि रेगुलेशन प्लस हुकूमत का खुद यानी कि अथॉरिटीज का एक ऑप्टिक्स से बियॉन्ड जाकर ये शो करना और उसकी सीरियसनेस मे बी डेली टेलीविजन पर आकर अथॉरिटीज को ये कहना चाहिए था कि हमारा जो प्लैट्स की कीमत है वो तकरीबन डबल हो गई है। मतलब $138 का मैं ये देख रहा हूँ प्लैट्स खरीदा है, जिस पे बेस करके आपको ये 458 रुपए, $130, और इसमें 106 रुपए की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, 24 रुपए का एक टैक्स है, फिर डीलर मार्जिन है। आपको अपना तर्ज जिंदगी बदलने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था। पर आई थिंक कम्युनिकेशन ऐसी हुई कि सप्लाई साइड बड़ी अच्छी है हमारे, चूंकि फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी चल रही थी, तो लोगों ने भी यही समझा कि ईद का त्यौहार भी वैसे ही मनाएं और अपनी जिंदगी, कमर्शियल एरियाज हमने बंद नहीं किए, हमने स्कूल बंद किए, पर हमने रेस्टोरेंट्स बंद नहीं किए। हमने उस पूरी उसको जो 4 माह का टाइम पीरियड था उतना से ज्यादा पेट्रोल जो कि सस्ता आया हुआ था खर्च कर दिया। मैंने तब भी कहा था कि सब्सिडी अगर देनी है 127 अरब दे दिए किसको, जो 1800 सीसी होंडा सिविक, टोयोटा या बड़ी गाड़ियां भी चला रहा था, और पेट्रोल की बजाय लोगों को सब्सिडाइज नहीं किया। ये है हाउ वी रन दिस, और लोगों ने भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि जब सब्सिडी इतनी बढ़ गई, और चूंकि आप IMF की एंगेजमेंट में हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए, तो उन्होंने आपको शायद जो अभी फिगर कोट हो रहा है, मैं इसकी तस्दीक भी कर लूंगा, वो 152 अरब रुपए से कहा कि इससे ज्यादा आपके पास नहीं है। और आयशा वो भी कहां से आ रहे हैं? 100 रुपए आपने डेवलपमेंट बजट काटा। आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन कि डेवलपमेंट बजट कटता नहीं है, डेवलपमेंट बजट मौखर हो जाता है। तासू पे 100 अरब खर्च होने हैं, पर वो आज की बजाय अगर अगले साल होंगे तो आयशा आपके टैक्स में 110 अरब, क्योंकि 10% इन्फ्लेशन हो गई होगी, लेकर दिए जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिहेवियरल चेंज की बात की कि हमें अपने रवैयों को तब्दील करना चाहिए था और उसके लिए गवर्नमेंट्स डेफिनेटली स्टेप लेती हैं। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है जिससे दुनिया इस वक्त गुजर रही है और पाकिस्तान को जितना ज़्यादा इसका अफेक्ट एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, फोर्सफुली कह लें या जिस तरह से भी कहा जाए, कितना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट्स या फिर पॉलिसी मेकर्स आकर आवाम को एतमाद में लें, ना कि ये कहें कि सब कुछ अच्छा है, हमारी हुकूमत भी बड़ी अच्छी चल रही है, हम डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। ऐसे वक्त के ऊपर आपको क्या लगता है, क्या ये बताना ज़्यादा बेहतर होता है कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आया हूँ, हम ये कर सकते हैं, ना कि ये कहें कि सब कुछ अच्छा है, हम डिप्लोमेसी बहुत अच्छी कर रहे हैं? सारे मुल्क में जो जिसे कहते हैं ना लीडरशिप्स होती हैं, जिसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल या कोई ब्यूरोक्रेटिक या उस तरह की लीडरशिप्स नहीं है। पॉलिसी थिंकर्स, एकेडेमिया, प्राइवेट सेक्टर की लीडरशिप्स, उन सबको
मुझे आज बताए ना कि कॉर्पोरेट्स, चलें एक तो हमने अथॉरिटीज़ की बात कर ली, कॉर्पोरेट साइड ने कहाँ आकर ये कहा है कि ये मेजर्स हैं, वो तो हुकूमत से ज़्यादा कनेक्टेड है ना इंटरनेशनल वर्ल्ड में। मैं सिर्फ ये इसलिए कह पाता हूँ बिकॉज मैं 2 मुल्कों को एडवाइस करता हूँ इस चीज़ पे, और तीसरा मुल्क जहाँ से मैं ट्रेंड हूँ ऑस्ट्रेलिया, उनके प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त है, ये वो मुल्क है जिसमें लोग बहुत साहिब हैसियत हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे 12 गुना है, मतलब जस्ट थिंक, आप प्लीज गाड़ियां ना इस्तेमाल कीजिए, आप अपना सफर जो है वो हमारी पब्लिक रेल पे या हम अपना सफर जो है हमारी बसेस पे कीजिए, क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए पेट्रोल नहीं है। सो अगर इस तरह हम ये कहेंगे कि सप्लाई साइड बहुत नॉर्मलाइज्ड है और हम रेड सी से भी अच्छी बात है ले रहे हैं, हम अपने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी हमें जहाज आ रहे हैं, अच्छा द पॉइंट इज कि किस प्राइस पे आ रहे हैं। अगर $130 पे आपने पेट्रोल लिया, वो डबल प्राइस है फ्रॉम वेयर यू वर बाइंग अर्लियर। आपने जो डीजल है वो $238 अ बैरल पे लिया, प्री वॉर $65 अ बैरल पे ले रहे थे। दैट इज द कम्युनिकेशन which we are now trying to have with the इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब कि हमें जो कन्वे किया गया, बिकॉज मैं खबर पढ़ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया कि हमारे कुछ जहाज गुजरे हैं उस राहदारी से, तो आधा सच कम्युनिकेट किया गया, ये नहीं बताया गया कि अगर हमने वो ऑयल मंगवाया है तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस के ऊपर मंगवाया है एंड अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आवाम का रवैया जो है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप उन टीम्स का हिस्सा रहे हैं जो ये सारी पॉलिसी बनाते रहे हैं, IMF के साथ इंगेजमेंट के अंदर भी जुड़े रहे हैं, आवाम के रवैये के ऊपर कितनी बात की जाती है या कितना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आवाम को कहा जाए, शहरियों को कहा जाए कि आपने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। जैसे आप ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताए थे कि उन्होंने साहिब हैसियत अपने सिटीजन्स को कहा कि आप गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, तो ये पाकिस्तान के अंदर आपको ये ट्रेंड कैसा नज़र आता है? देखिए, एक तो यह है कि इस ट्रेंड की अक्कासी 19% ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो सेल है उसमें हो गई कि ये ट्रेंड नहीं आया। लोगों ने 55 रुपए को स्ट्राइड में लिया और ये सोचा ही नहीं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल अभी ज़्यादा आना है, बिकॉज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ज़्यादा आनी है। ये खुल के बता देना चाहिए लोगों को, ठीक है। इसका महवर भी अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इसका महवर नहीं डिस्कस कर लेता। इसका महवर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं जिसमें हमने फ्रेट कैरी किया रोड्स पर, जिसमें हमने फ्रेट के अलावा पेट्रोल कैरी किया रोड्स पर, थर कोल की बजाय इंपोर्टेड कोल पे रिलाई किया, IPPs फॉसिल फ्यूल्स पे लगवाए जिनकी आज तक पेमेंट कर रहे हैं, ना कि हाइड्रोकार्बन्स या अपने वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए। हमने अपनी गैस जो डिप्लीट हो गई, 4000 MMCFD गैस थी, डिप्लीट होते 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 3000 से नीचे चली गई। LNG पे रिलाई किया, करना पड़ा, डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ी। एनर्जी एफिशिएंसी को महवर ही नहीं बनाया कि लोगों को कहते हैं कि 5 स्टार अप्लायंसेस लगाएं। आज तक आपने कभी ये बात सुनी है किसी को कहते हुए कि 1 स्टार रेटिंग है पाकिस्तान में, आप 5 स्टार से नीचे इस्त्री ना खरीदें, आप 5 स्टार से नीचे चूल्हा ना खरीदें, आप 5 स्टार से नीचे गीजर ना खरीदें, आप 5 स्टार से नीचे मोटर ना खरीदें। नॉट एट ऑल। आपकी एनर्जी नीड्स, आप मुझसे पूछती है ना, मैं तो मतलब कंप्लीटली एक एनर्जी एफिशिएंट हाउस होल्ड को चलाने की कोशिश करता हूँ सो दैट मेरी एनर्जी का बिल नियर जीरो हो जाए। सोलर से वो खाना भी सोलर पे पकाएं, हीटिंग भी सोलर पे करें, गर्म पानी भी सोलर से लें, सो दैट यू ऑलमोस्ट ड्रॉप योर बिल टू जीरो। शील्डेड रखें अपनी ये जो है विंडोज को, सो दैट हीट ना आए, एयर कंडीशनिंग को 26 क्या 27-28 पे रखना पड़े। दैट इज द मैसेज। और ये भी आज पता चल गया ना कि एनर्जी पॉलिसी टुडे अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जिसका मतलब है कि आप डिपेंडेंट हैं दुनिया पे, और दुनिया का शॉक आप इसलिए नहीं सह सकते बिकॉज एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो इस वक्त मुल्क में है वो IMF का महवर है, जिसने IMF ने आपको आज भी कहा कि आप 150 से ऊपर बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। सो इस पूरे तनाजुल में लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना, और मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात करना चाहता हूँ कि मुझे आज तक पिछले आज 34 दिन वॉर को हो गए हैं, मुझे बताइए कि कौन सी लीडरशिप है जिसने आकर ये टेलीविजन पर, दूसरे मीडिया पर, या फोन करना चाहिए था आयशा आपको और कहना चाहिए था कि मैं बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट को ये स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि बिजली तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको एक फिगर देता हूँ कि ये चीजें फैक्चुअली कैसे होती हैं। आयशा आई वाज इन द गवर्नमेंट और ऐसी ही एक मुश्किल आई थी, तो एक प्रोग्राम डिजाइन किया एनर्जी एफिशिएंसी का इन द शॉर्ट टर्म, और हमने कैबिनेट को ये बताया उस वक्त की कि 800 मेगावाट बिजली सेव हो जाएगी
मेजर्स क्या थे? कमर्शियल एरिया क्लोजेस एट 6, energy efficiency measures taken by the corporates, street lights public all go down very quickly, on the average half कर देंगे, ये एक दिन की छुट्टी ऐड कर देंगे और उसमें बिल्कुल कदगन लगा देंगे, odd even cars कर देंगे. You know how much the saving was? 800 megawatts. कल हल्की सी एक रमक दी है हुकूमत ने ये बताकर कि 1200 मेगावाट तक बिजली बचाई जा सकती है अगर एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स लें. नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का इंतजार आई डोंट नो क्यों किया जाता है. अगर ये आम हालात में भी किया जाए तो शायद हम इस पोजीशन पर आज खड़े ना हों और इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए तैयार हों. थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब, आपने हमें वक्त दिया और हमें समझाया. और सबसे बात यही है कि बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट एनालॉजीज़ के साथ डॉक्टर खाकान नजीब. अब बात यह है कि जो जिससे मैंने आगाज़ किया था और मैं कोशिश करूँगी कि आगे की तरफ जाएँ ताकि हम अगला अपना जो है ना मुजम्मिल की तरफ जा सकें और ये समझ सकें कि वो कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं. मैं एक चीज़ लाजमी मेंशन करना चाहूँगी एंड दैट इज़ कि ये दुनिया के अंदर पहली मर्तबा नहीं हो रहा है कि जंग की वजह से किसी नेबरिंग कंट्री जो कि किसी जंग का हिस्सा नहीं है, उस जंग का हिस्सा नहीं है, बट उसके ऊपर अफेक्ट आए हों. लेकिन ऐसे कौन से मेजर्स थे जो उन कंट्रीज़ ने लिए थे जिसके बाद हमें ये नज़र आया कि वो इस तरह के क्राइसिस का शिकार नहीं हुए. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्विट्ज़रलैंड की तरफ से इस तरह के मेजर्स लिए गए थे कि वो रिसोर्स डिप्लीशन की तरफ नहीं गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए थे. उसके बाद स्वीडन वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर न्यूट्रल था, उसकी कोई जंग नहीं थी, वो किसी जंग का हिस्सा नहीं था, बट एट द सेम टाइम उसके असरात उस पर आए थे. ऐसी ही सिचुएशन में आज पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है. तो पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है. अगर ये फैसले लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आई नो इट्स वेरी वेरी टफ, बहुत मुश्किल होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर जब आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, आपको गवर्नमेंट का साथ देना. तो ये एक्सपेक्टेड था, ये होना था और अब ये हो रहा है. तो गुस्सा करने की बजाय ये ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि अब क्या करना है और किस तरह से अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी है. एक तब्दीली अब जो मुझे पता चल गया ना, मेरा को होस्ट वो अपने रवैये के अंदर लाने लगा है और वो तब्दीली क्या है ज़रा चलते हैं उनकी तरफ. हमारे साथ मुजम्मिल सिनाब मौजूद हैं. मुजम्मिल साहब भाई कहाँ पर मौजूद हैं आप? अच्छा, ये कुछ मुझे इस तरह के विजुअल्स नज़र आ रहे हैं. ओके मुजम्मिल मुझे कहीं पर नज़र, अच्छा जी जनाब मुजम्मिल साहब, ये आप कहाँ पर पहुँच गए हैं सूट बूट पहनकर? आपने लाल टाई लगाई हुई है और साथ आप साइकिल चला रहे हैं. खैरियत है? ये किसी रेस का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे आप या वैसी मौसम एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकती हैं कि सोराब की साइकिल है जो सारा बचपन आप भी लाहौर में देखती रही हैं और मैं भी अपने गांव में देखता रहा हूं. और इस सोराब की साइकिल की यादें जो है ना वो ताज़ा आज करने का मौका मिला. इस्लामाबाद के अंदर बारिश हो रही है, बट मैं पहली चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब हाइट पकड़ी फ्यूल प्राइसेस ने आपकी, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली जिसमें मैं एक सेकेंड इसको स्टैंड पर लगा लूँ पहले. ज़रूर. वो मुझे याद आ गया कि रास्ते में जाते हुए ना वो कहते थे कि भाई स्टैंड ऊपर कर लें. there is so much here that I want to talk about right now. Sure. अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना आपके पास इस्लामाबाद के अंदर बारिश हुई रात को, सुबह उठे माहौल बहुत खुशगवार था. इसी के साथ नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर जो कि है और सेंट्रल पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन उसके मैं लास्ट में आऊँगा. पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्यूल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप थोड़ा सा अपनी आदतों को चेंज कर लेंगे, ना सिर्फ आपकी लाइफ में एक रिफ्रेश्ड फीलिंग आ जाएगी बल्कि एट द सेम टाइम आपकी सेहत पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा. आप मुझे बताएं, लास्ट टाइम आपने कब सोचा था कि चलो यहाँ से लेके थोड़ा सा फासला है, काम करते हैं, चल के चले जाते हैं? वाई? बिकॉज ईजी गो, आप गाड़ी पकड़ेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे और चलो. हम लोग अपनी लाइफ से इतना डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में मैं भी आपको सुन रहा था कि क्योंकि हम नेबरिंग कंट्री हैं और फिर भी हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इस वॉर का. हम लोग अगर अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें तो हम वापस अपनी उस ऑर्गेनिक ज़िंदगी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे. हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, डेली हम वापस वॉक करने की रूटीन पे आए होंगे एंड एट द सेम टाइम हमारे. मुजम्मिल, यू हैव टेकन एक्शन. अब मुझे लगता है कि अब आप रोज़ाना इसी तरह से ऑफिस आया करेंगे साइकिल पर ही. मैं रोज़ाना तो नहीं आऊँगा साइकिल पे क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहता हूँ यहाँ से, बट एट द सेम टाइम जहाँ अगर मैं कोशिश कर पाया तो ज़रूर आई वुड डिसाइड टू वॉक, आई वुड डिसाइड टू टेक अ शॉर्ट
बाइक राइड सही है। अभी ये तो साइकिल मैंने यहाँ से अब हमारे ऑफिस में ही किसी की मैंने पकड़ी है साइकिल, क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ था। अच्छा, मैं मौसम के बारे में अगर हम लोग बात करें, कराची आप काफ़ी सारा टाइम अपने करियर का वहाँ पे भी गुजार के आई हैं। कराची में बिल्कुल ड्राई गुजरना है आपका अप्रैल, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर आप साइकिल कराची में चलाने का सोच रहे हैं तो आप कराची में साइकिल नहीं चला पाएंगे। एक तो कराची में गर्मी होती है अप्रैल में बहुत ज़्यादा, एंड एट द सेम टाइम आपके पास वहाँ पे कोई रेनी डेज नहीं है। अगर हम नॉर्दर्न और सेंट्रल पाकिस्तान की बात करें तो अप्रैल के अंदर तकरीबन हमें 6 से 11 दिन मिलेंगे बारिश के, इंटरमिटेंट रेन के, जो कि बहुत बड़े स्टॉर्म्स नहीं होंगे लेकिन इंटरमिटेंट रेन होगी। अगर हम लोग पंजाब की तरफ आ जाते हैं, सेंट्रल पंजाब की तरफ, नॉर्दर्न सेंट्रल पाकिस्तान के अंदर ये रूटीन होगी हमारी खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद एंड एरियाज अबव इस्लामाबाद। जहां हम सेंट्रल पंजाब की बात कर रहे होंगे कि जिधर हमारे पास सरगोदा, लाहौर, रावलपिंडी ये एरियाज आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 8 से 15 रेनी डेज अलोंग द मंथ ऑफ अप्रैल हमें मिल सकते हैं। अच्छा, विद दिस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं तो यहाँ बाहर आया, मैंने बड़े मज़े से ये साइकिल चलाई, एंजॉय किया, हवा है मेरे साथ, मेरे यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब और कैमरामैन भी खड़े हैं, और अभी हम गप्पे मारे थे जिस टाइम पे आप फ्यूल प्राइसेस अच्छा, मेरे ख्याल से मुजम्मिल अब एक काम कीजिए, आप मुझे ऑफिस के पास ही कहीं पर नजर आ रहे हैं तो फिर वापस आ जाइए ताकि हम कंटिन्यू करें अपने बाकी के शो को, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली कितनी देर तक जिम्मेदारी निभाऊंगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द स्टूडियो। हम जरा कराची का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कराची में आपने कहा कि बारिशें कम होती है, लेकिन हुई है अब बारिश, और वहाँ अब सिचुएशन ये कि कराची वाले डरना शुरू हो गए कि भाई बारिश की दुआ करें या ना करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की रहमत होती है, लेकिन हमारी यानी कि इंसानों की, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से ना कभी कभी और मोस्ट ऑफ द टाइम कराची के लिए जहमत भी बन जाती है। तो कराची में बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो ज़रा चलते हैं हम कराची, हमारे साथ साजिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, कैसा मौसम है। और मुजम्मिल तो वैसे साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर साइकिल चलाना आसान होगा अप्रैल के महीने के अंदर या नहीं होगा? साजिद, ओवर टू यू, बताइए कराची का मौसम कैसा है और वहाँ पर साइकिल चलाई जा सकती है आजकल के मौसम के अंदर या अप्रैल के महीने के अंदर? जी देखिए, मुजम्मिल इस वक्त इस्लामाबाद की साफ़ सुथरी सड़कों पर जो है वो इस वक्त जो है वो साइकिल चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कराची की सड़कों पर साइकिल चलाना जो है वो मुश्किल है और पैदल चलना जो है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजूहात तो मेरे कैमरा पर्सन तालिब आपको दिखाएंगे कि ये सड़क है जो कि गुज़िश्ता रात को बारिश हुई थी और अब तक जो है वो पानी बड़ी मिकदार में यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात है। अच्छा, ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है, शाराए लियाकत की सड़क है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो यहाँ पर वाक़ है, और इसके बिल्कुल सामने जो है ये इतनी बड़ी मिकदार में पानी जो है वो जमा है, जिसकी वजह से गुजरने वाले शहरियों का सामना है। दूसरी जानिब ये कारोबारी हब है। शाराए लियाकत पर बहुत से टावर्स हैं, बिजनेस टावर हैं, और इसके साथ साथ जो है वो कारोबारी दुकानें और दीगर जो दफातर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अब तक सफाई का काम जो है वो नहीं हो सका। तो मुजम्मिल जिस हिसाब से साइकिल इस्लामाबाद की साफ़ सुथरी सड़कों पर चला रहे हैं, कराची की सड़कों पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि साइकिल समेत ही बंदा गायब हो जाता है। जिस तरह के गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो हमारे पास फुटेजेस मौसूल हुई उसमें हमने देखा कि गाड़ियाँ जो हैं वो तक जो है वो गड्ढों में डूब चुकी हैं, इसके अलावा मोटरसाइकिलें जो हैं वो गड्ढों में गायब हो चुकी हैं। तो यहाँ पर भी सूरत हाल यही है कि पानी की एक बड़ी मिकदार यहाँ पर मौजूद है और गड्ढे जो हैं वो उस पानी के अंदर जो हैं गड्ढे इंतजार कर रहे होते हैं। I can feel for you, साजिद, and I can feel for कराचीइट्स, जितने भी कराची के रहने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि कराची वाले कितना इंतज़ार किया करते थे बारिश का, कि बारिश हो ताकि वो भी इंजॉय कर सके मौसम को। ये बताइए कि कौन कौन से एरियाज ज़्यादा मुतासिर हुए हैं ये कल की होने वाली बारिश की वजह से, और नुकसान की भी खबरें हमें मिली हैं। कोई प्रिएम्प्टिव मेजर्स पहले से, कोई प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर चली थी कराची की या सिंध की हुकूमत के? कोई ऐसे इकदाम किए गए कि लोगों से कहा जाए कि भाई ध्यान से रहिएगा क्योंकि बारिश होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड बारिश? जी, कल के बयानात आपने सुने होंगे वज़ीर बल्दियात के भी और मेयर कराची के भी, कि उन्होंने हाई अलर्ट रखा गया है और तमाम ही इदारे जो है मुतारिक हैं, नालों की सफाई कर दी गई है। मेन रीज़न जो है वो यहाँ पर, एक रीज़न तो ये भी है कि नाले जो है वो साफ़ होने चाहिए, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि जो शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर है सीवरेज का, उसे भी साफ़ होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो काफ़ी पुरानी लाइनें हो चुकी, साइज़ काफ़ी कम है, आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिन जगहों पर मकानात थे वहाँ पर इमारतें बन चुकी हैं। जिस मकान पर एक शख्स रहता था, एक फैमिली रहती थी, अब वहाँ पर 100 घराने आबाद हैं। तो सीवरेज का जो पुराना सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा नाकारा हो चुका है, बोसीदा हो चुका है। मुझे याद आ रहा है ये
कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो बनाया गया था 2020 में, उसके अंदर ये भी शामिल था कि सीवरेज लाइंस जो हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा, सीवरेज सिस्टम बेहतर किया जाएगा। इस सिलसिले में कुछ काम हुआ? ट्रांसपोर्ट में तो हमें नज़र आता है सड़कें बनती हुई जो है ना, उनके बारे में बात भी की जाती है। सीवरेज के ऊपर कोई काम हुआ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत? जी देखिए, गुज़िश्ता 20 सालों में दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि सीवरेज के सिस्टम को बेहतर से बेहतर किया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सी ऐसी सड़कें जो नई सड़कें बनी हैं, लेकिन उसमें सीवरेज का जो प्रॉब्लम है वो अब सामने आना शुरू हो चुका है। और सीवरेज का प्रॉब्लम जो है, सड़क तो बन जाती है लेकिन सीवरेज है वो बेहतर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये मसाइल है। माजी में गुज़िश्ता 20 सालों में जो है ये दावा ज़रूर किया जाता है कि कई ऐसे सड़कें हैं जहाँ पर ड्रेनेज का, सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। बारिश के बाद जो है वो तमाम चीज़ें वाज़े हो जाती हैं कि कौन सा ड्रेनेज सिस्टम था और कौन सा सीवरेज नया सिस्टम डाला गया है। एक चीज़ बता दीजिएगा उन्हीं सड़कों पर आज साजिद, आपकी मौजूदगी में का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वक्त मेरे पास कम रह गया है, शर्जील इनाम मेमन साहब सीनियर वजीर हैं सिंध के, उन्होंने कहा कि कराची की सड़कों से पानी निकाल दिया गया है। आपके पीछे तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, कौन सी सड़कों की बात कर रहे थे जहाँ से पानी निकल चुका है? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह लियाकत पे। जिस तरह आपको बताया कि बिजनेस हब है और यहाँ पर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, यहाँ से तो पानी की निकासी नहीं हो सकी। एमेजना रोड पर जो है बाज़ मकामात पर अब भी पानी मौजूद है, टावर पर जो है वो कई मकामात पर पानी मौजूद है। गुज़िश्ता जब हम कवरेज कर रहे थे तो उस वक्त वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी मिकदार में जो है वहाँ पर पानी जमा था और उसकी निकासी के लिए कई घंटों तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। फिर रात के वक्त दोबारा बारिश हुई तो उसके बाद दोबारा हम देख रहे हैं कि पानी वहाँ पर भरा हुआ है। केपीटी हेड ऑफिस है उसके बाहर जो है वो इस वक्त पानी जमा है। इसके अलावा अतराफ की सड़कें वहाँ पर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है। ऑलराइट, थैंक यू साजिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने रखने के लिए। एक रियलिटी ये होती है जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से हमारे तक पहुंच रही होती है और दूसरी जो हम खुद जाकर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो साजिद ने हमें वो बताया। एक ब्रेक